अच्छा गाइस, हम लोग IS 16 पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने ये पढ़ा है अभी तक कि जब भी हम लोग नॉन करंट एसेट लेंगे तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग ट्रीट करेंगे। और उसको पहले दिन लिखेंगे परचेज कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे। कहाँ पे? SOFP में लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये टॉपिक हमने पढ़ना है। पहली दफ़ा जब हम उसको लिख लेंगे तो इसके बाद क्या होगा। सही है, तो ये टॉपिक है हमारा। देखो, सबसे पहले ये सोचो कि नॉन करंट एसेट क्यों लिया। नॉन करंट एसेट क्यों लिया था? क्योंकि आप फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाना चाहते थे। तो अब फॉर एग्जांपल ईयर एंड आया हुआ है, तो आपने इस एसेट को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कमाया होगा ना। और जो कमाया होगा वो किधर है? वो भाई होता है P&L में। आप जो भी कमाते हो। अच्छा, ये नॉन करंट एसेट से आप क्या कमाते हो? क्या कमाते हो? हमने तो कहा है कि भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाएंगे। हमने कहा है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाएंगे, तो क्या कमाते हो? जैसे कि कोई अ, अगर वहीकल्स हैं तो वो सर्विसेज के लिए होती हैं। क्योंकि अगर वो वहीकल्स ना होती तो हमें रेंट देकर, टैक्सी के फेयर्स देकर वो सर्विस लेने पड़ती। तो हमने एसेट ले लिया, वो गाड़ी खरीद ली, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट में काम आए। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिए ना। इसी तरह मशीनरीज हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करें। तो ये तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो दे रहा है। तो वो जो भी बेनिफिट दे रहा होता है वो किधर लिखा हुआ होता है? P&L में। फॉर एग्जांपल पहला ईयर एंड इस पे आया है X14, X4। पहला जो ईयर एंड आया है ना, X1 लिख देता हूँ कि पहला ईयर एंड आया है। तो इसने कुछ ना कुछ कमा कर दिया होगा। मैं कहता हूँ ये जो एसेट लिया है इसकी 4 साल जिंदगी है। तो इसने 4 साल ये कमा कर देगा ना हमें। ये 4 साल हमें कमा कर देगा। अच्छा, याद करो तुम लोगों ने जब इस पे खर्चा किया था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 लाख का था ये। अब 4 लाख की चीज जब तुम लोगों ने ली थी तो कहाँ लिखा था? SOFP में। और ये जो चीज है, ये जो कमा कर दे रही है, ये जो सर्विसेज हमें दे रही है, वो इनकम तुम लोग लिख रहे हो P&L में। मतलब कि इनकम P&L में है और खर्चा कहाँ पे लिखा हुआ है? SOFP में। तो इस बात को क्रिटिसाइज किया एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने। और एक्रूअल कहते हैं, एक्रूअल दरअसल मैचिंग के बारे में भी बात करते हैं ना। वो कहते हैं कि भाई इनकम तुम लोग इधर लिख रहे हो और एक्सपेंस आप लोग इधर लिख रहे हो। तो यहाँ पे इनकम के साथ अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंस नहीं होगा, अगर इनकम के साथ उससे रिलेटेड उसका एक्सपेंस नहीं होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट की सूरत हाल ही हमें नज़र आ रही होगी। क्योंकि इनकम, एक चीज़ से कमाई हुई इनकम आ रही है, उस चीज़ खर्चा कितना हुआ टोटल वो नहीं आ रहा। एक चीज़ ने इनकम जो कमा कर दी है वो P&L में आ रही है प्रॉफिट और लॉस के हिसाब किताब के लिए। बट उस चीज़ पे जो खर्चा की है वो खर्चा नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो तो SOFP में लिखा हुआ है। तो P&L में तो प्रॉफिट ही आ रहा होगा। बात समझ आई है? तो इस एक्रूअल के कहने पे अब हम क्या करेंगे, ये जो आपने अपने असासों पे खर्चा किया हुआ होता है, क्या ये जब फ़ायदा और नुकसान निकाल रहे होते हो तो उन असासों को बीच में अकाउंट फॉर नहीं करते? क्यों नहीं करते?
असासों को भी अकाउंट फॉर करना है हमने, प्रॉफिट और लॉस के हिसाब किताब के लिए। अच्छा, हमने असासों को भी अकाउंट फॉर करना है, लेके आना है, शामिल करना है फ़ायदे और नुकसान के हिसाब किताब के लिए, पी एंड एल में प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए। तो अब इनको हमें पी एंड एल में लेके जाना पड़ेगा। क्यों? ताकि प्रॉफिट और लॉस फेयर आए। अच्छा चलो ओके। अब ये 4 लाख मतलब कि पी एंड एल में लेके जाना है, तो क्या मैं ये 4 लाख पहले साल ही ले आऊं? सोचो, इसी का मसला उठा है ना, इस 4 लाख का, ये जो हमने एस ओ एफ पी में लिखा है, यही इशू था ना। तो क्या ये 4 लाख में उधर ही पूरे का पूरा ले जाऊं पहले साल, या जितने साल में इसकी इनकम है उतने सालों में इसको करके ले जाऊं? कि 1 साल गुजरा है, तो 1 साल का जितना खर्चा मेरे हिसाब से बनता है, मेरे जो स्टार्ट में इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसके हिसाब से 1 साल का जो बनता है, क्या वो एक एक साल का लेके जाऊं? तो यस, यही मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा है, यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने कहा है। एक्रूअल क्या कहता है? खर्चा उस साल में लेके जाओ जिससे रिलेट कर रहा है, मतलब जिससे वो खर्चा तुमने जिस साल के लिए किया था, जिस साल में उससे सर्विसेज ले रहे हो, उस साल में लेके जाओ। तो ये जो खर्चा हमने किया है ये 4 सालों के लिए किया है, इससे 4 साल सर्विस लेंगे, ये 4 सालों से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको 4 सालों में ही यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये 4 साल में जितना कमा कर देगा उसके साथ ये मैच करेगा, और प्रॉफिट और लॉस हमें देना होगा। बात समझ आई है? तो हम लोगों ने ईयर एंड पे क्या करना होता है असासों के साथ, ईयर एंड पे असासे के साथ क्या करना है? पहले दिन जहाँ पर लिखा था ईयर एंड पे, वहाँ से वैल्यू निकालनी है और पी एंड एल में ट्रांसफ़र करनी है। सही है? ईयर एंड पे हम लोगों ने इसको ट्रांस हमने एस ओ एफ पी में लिखा था एसेट इनिशियली एट कॉस्ट, ईयर एंड पे बनेगी पी एंड एल, यहाँ पे हमने ले आनी है वो कॉस्ट का थोड़ा सा हिस्सा। पहले साल यहाँ से कॉस्ट निकलेगी, यहाँ आ जाएगी। सही है? फॉर एग्जांपल पहले साल के एंड पे 3 का रह गया था, फिर अगले साल एक पहले साल निकली थी, एक और अगले साल निकल जाएगी, तो असासा कितने का रह जाएगा? सही है, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है गाइस, कि हर साल के एंड पे कॉस्ट में से थोड़ा सा पोर्शन निकालना है और पी एंड एल में ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, तो ये तो अपनी एंट्री में करना पड़ेगा, अपनी जो डबल एंट्री है हमारी लैंग्वेज जो है उसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से हर साल निकालना है ना, कॉस्ट को कम करना है। इसका मतलब है एस ओ एफ पी में कुछ ना कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट को कम करना है। और यहाँ पे एक्सपेंस को बढ़ाना है ना, यहाँ पे लाने से एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है पी एंड एल को डेबिट करना है हम लोगों ने। बात समझ आई है? एसेट को कम करना है एस ओ एफ पी से तो क्रेडिट, पी एंड एल में इसको बढ़ाना है तो डेबिट। तो यहाँ पे जो हम एक्सपेंस लेके आते हैं इसका नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन के नाम से यहाँ लेके आएंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। और यहाँ पे जो एसेट को कम कर रहा होता है उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको क्यों एक्यूमुलेटेड कहते हैं मैं बताता हूँ। तो तुम लोगों ने करना क्या है, एस ओ एफ पी में से नॉन करंट एसेट को कम, जो नॉन करंट एसेट को कम करता है वो किस नेचर का होता है? क्रेडिट का। और यहाँ पे एक्सपेंस को बढ़ाना है, तो जो एक्सपेंस को बढ़ाता है वो डेबिट नेचर का होता है।
सही है। तो ये एंट्री है, ये इस काम की, ये जो मैंने बताया कि आप लोगों ने ईयर एंड पे यहाँ से थोड़ी थोड़ी कॉस्ट निकालनी है और P&L में लेके जानी है, वो इस एंट्री से लेके जानी है। ये एक एक्सपेंस का अकाउंट है जो P&L में होता है। और एसेट को कम करने वाले अकाउंट का क्या नाम है? हम लोग पढ़ रहे हैं कि ईयर एंड पे नॉन करंट एसेट के साथ क्या करना है। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। याद रखना, दो तरह के नॉन करंट एसेट्स होते हैं। वो नॉन करंट एसेट जिनकी हम यूजफुल लाइफ, कि ये कितना साल हमें फ़ायदा देंगे, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि मशीन, व्हीकल, कि ये हमें कितना साल फ़ायदा दे सकती है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मशीन 5 इयर्स। कोई भी मशीन तुम लोगों को लाइफ गिवन होगी। इसी तरह कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ नहीं हम लाइक के एस्टिमेट कर पा रहे होते हैं। जैसे कि ज़मीन। तो डिप्रिसिएशन किन की करनी है इनकी, ये वाले एसेट्स की। डिप्रिसिएशन किस चीज़ को कहते हैं? कि ये जो एस ओ एफ पी में नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है ना, इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू निकालो और कहाँ ट्रांसफ़र करो, P&L में। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं होती। मतलब कि लाइक एस ओ एफ पी में जो वैल्यू लिखी हुई है वो इधर ही पड़ी रहेगी, उसको P&L में नहीं लेके जाना। तो डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ किसकी होती है? फिनिट यूजफुल लाइफ वाले एसेट्स की।
एक एसेट है, उसकी लाइफ एस्टिमेट की है 4 साल और कॉस्ट थी 6 लाख। तो पहले दिन आपने इसको लिखा होगा किधर? सही है। अब ईयर एंड पे क्या करोगे? ये जो एस में इसको आप लोगों ने लिखा है 6 लाख। मैं 3 जीरोस कॉमन ले रहा हूँ। तो जो आपने लिखा है 6 लाख, क्या करोगे? P&L में इसको ट्रांसफर। X4 है, X4 पहला साल। डिप्रिसिएशन इसकी कितनी बनती है? 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1.5 लाख। यहाँ से 1.5 लाख कम इस नाम से, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से। इधर बच जाएगा 450। सही है। ये करना पड़ेगा। ये मैंने कैसे की है? 2 एंट्रीज के थ्रू की है। 150 डेबिट, जो कि गया है किधर? P&L में। ये वाला अकाउंट क्रेडिट जो क्लोजिंग बनकर गया है किधर? SOFP में। सही है। SOFP में ये क्रेडिट बन के गया है। वहाँ पे एसेट से कम हुआ है और वहाँ पे 450 रह गई है, उसको कहते हैं कैरिंग वैल्यू। सही है। ये X4 का। अभी अगला साल स्टार्ट होगा। वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल फिर से यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ये बिल्डअप होकर हो जाएगा 3 लाख और ये चला जाएगा अगले साल की स्टेटमेंट में। ये बिल्डअप होकर हो गया था कितना? 3। यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 3 और X5 का अपना 1.5 लाख यहाँ आ जाएगा। सही है। एक्सपेंसेस में। और एसेट यहाँ पे 3 लाख का बच जाएगा, क्योंकि अभी तक टोटल कितना चला गया है? 150 और 150, 3। अब देखो, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट बिल्डअप हुआ है, ऐसा ही है ना? इसका अकाउंट बिल्डअप हुआ है और डिप्रिसिएशन का नहीं हुआ। अच्छा, जरा कॉमन सेंस ना, ये खर्चे का अकाउंट, अगर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर देता, 150 को आगे ले आता यहाँ पे, तो ये इसके साथ ऐड हो जाता, तो अगले साल ये P&L में 3 लाख जाता, तो क्या अगले साल का खर्चा 3 लाख है? नहीं, 1.5 लाख ही है। हर साल का खर्चा 1.5 लाख ही है। तो कोई भी खर्चा जो पिछले साल स्टेटमेंट में जा चुका हो P&L में, वो अगले साल की P&L में नहीं जाता, क्योंकि अगले साल का अपना ज़ाती खर्चा जाता है, पिछले साल का दोबारा से नहीं जाता।
बट एसओएफपी में तो असासा 2 साल पुराना है, तो 2 सालों की बात करोगे ना। बात समझ आई नहीं आई है? तो एक्यूमुलेटेड कहते हैं सम को, टोटल को एक्यूमुलेट, डेप्रिसिएशन, टिल डेट डेप्रिसिएशन। ये अकाउंट बिल्डअप होता जाता है एसओएफपी वाला, पी एंड एल वाला नहीं होता गाइस, सही है? तो देख लो इनकी प्रेजेंटेशन, अब तीसरे साल क्या होगा देखो। तीसरे साल का अपना जाती 150 डेबिट इधर और क्रेडिट इधर, तो तीसरे साल के एंड पे ये हो जाएगा 450, और ये चला जाएगा उस साल की स्टेटमेंट में, पी एंड एल में। देखो प्रेजेंटेशन, ये हो गया 450, 6 लाख कॉस्ट थी, ये बच जाएगा 1.5 लाख का, और पी एंड एल में 150 ही आएगा, सही है? तो ये प्रेजेंटेशन याद रखना। ये डेप्रिसिएशन का मैकेनिज्म मैंने बनाया है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है हम हर साल किस तरह से करते हैं। अभी डेप्रिसिएशन ख़त्म नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है ये बुकिश, कि सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ, एक एलोकेशन करते हैं, बांटते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या, डिप्रिशिएबल अमाउंट, एसेट की वो जो अमाउंट होती है उसको किस पे हम लोग बांटते हैं, एसासे की लाइफ पे, सही है? और एक्रूअल कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया जाता है कि वो जो कॉस्ट हमने कैपिटलाइज की थी वो हम क्या करें, पी एंड एल में लेके जाएं, और सिर्फ जिनकी लाइफ नोन है उन्हीं एसेट्स को हम लोग डेप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आती है डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट में से माइनस होती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा होता है। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन मैंने की थी, मैंने अपनी एग्जांपल में 6 लाख कॉस्ट रखी हुई थी, और लाइफ मैंने 4 साल सोची हुई थी, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 1.5 लाख। क्या ये हमेशा 1.5 लाख ही होगी, लाइक कि क्या हमेशा हम लोग यही करेंगे कि कॉस्ट को लाइफ में डिवाइड कर दो? क्या हमेशा ये एंट्री फिक्स्ड अमाउंट की ही होगी, या ये चेंज भी हो सकती है? मेन मुद्दा हमारा तो इस 6 लाख को, यहाँ से जो 6 लाख है इसको भाई हमने इधर लेके जाना है। मेन शोर तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट ने ये डाला था कि भाई ये जो कॉस्ट तुमने लगाई है, क्या ये सामान के हिसाब किताब में नहीं लेके आनी, आनी है? क्या ये सारी फिक्स्ड लेके जानी है, ये तो उन्होंने नहीं बताया। तो मैंने तो एग्जांपल में सारी फिक्स्ड समझाई हैं। मैंने तो हर साल 1.5 1.5 लाख डिप्लीट की है, ये जो इधर मैंने एग्जांपल बनाई हुई थी ये।
क्या ये हर साल ये एंट्री सेम अमाउंट से होगी, या यूं भी हो सकता है कि पहले साल 2.5 लाख की करें, अगले साल 2 लाख की करें, फिर 1 लाख की करें, कुछ इस तरह से करें। 6 लाख ही पूरा करना है ना 4 सालों में, वो हम कर लेंगे। तो क्या फिक्स्ड की हो या चेंज भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन नॉन करंट एसेट कि क्या आप फिक्स्ड अमाउंट हर साल लेके जाओगे या चेंज वाली भी लेके जा सकते हो। लेके जानी किस तरह, वो ये ट्रीटमेंट लिखी हुई है। सही है, ट्रीटमेंट यही रहेगी, एंट्री यही रहेगी। एंट्री यही रहेगी, क्या अमाउंट फिक्स्ड होगी या चेंजिंग होगी, दैट डिपेंड्स ऑन नॉन करंट एसेट। तो उस पे जिक्र करते हैं कि ये अमाउंट अब क्या होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सही है, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बहुत आसान टॉपिक है। देखो बात ये चल रही है कि क्या हर साल ये अमाउंट सेम हो या ये चेंज भी हो सकती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन एसेट। अगर एसेट सेम इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, अगर एसेट से उम्मीद है कि ये हर साल सेम बेनिफिट देगा, तो उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी सेम होना चाहिए। तो ये वाला मेथड तो मैंने अभी ऊपर करवाया, जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल 150 थी। ऐसा एसेट कौन सा हो सकता है। बिल्डिंग, या कोई भी एसेट जिससे आपको उम्मीद हो कि वो हर साल सेम बेनिफिट देगा। जैसे कि मैं कहता हूँ एक मशीन है, वो साल में सिर्फ 1 लाख यूनिट्स ही हमें आउटपुट दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने उससे साल में कितने आउटपुट लेना है, 1 लाख ना। तो वो सेम बेनिफिट दे रहा है, तो उसका डिप्रिसिएशन जो आपने P&L में करनी है वो सेम होनी चाहिए। सही है, वो सेम होनी चाहिए। और इसी तरह आउटपुट और परफॉर्मेंस डिक्लाइंस विद पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त के साथ साथ एसेट छकड़ा होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। पहले वाले सालों में वो ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, बाद में कम। तो जो पहले वाले सालों में ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, बाद में कम, तो उसका डेप्रिसिएशन भी पहले वाले सालों में ज़्यादा, बाद में कम होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन शुरू में ज़्यादा होगी और बाद में कम होती जाएगी। जैसा कि गाड़ी ले लो, कोई मशीनरी जेन में ले लो, कि शुरू में ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती है, बाद में कम दे रही होती है। तो शुरू में उसकी ज़्यादा डेप्रिसिएशन करो, बाद में कम करो, क्योंकि शुरू में तुम उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे, बाद में कम। टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ ख़राब ही होती है, उसका जो आउटपुट है वो बाद में कम होता जा रहा होता है। सही है, तो टेक्नोलॉजी को माइंड में ले लो। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज फिक्स होता है। सही है, उस वाले मेथड को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड।
और जिसमें शुरू में ज्यादा होता है बाद में कम। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये दोनों मेथड्स देखते हैं और उसके बाद फिर नॉन करेंट एसेट्स का डिस्पोजल भी देखते हैं। तो डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स। देखो मेथड्स दो हैं, मैकेनिज्म एक ही है, आप लोगों ने करना क्या है, बस ये करना है। बट अमाउंट कौन सी होगी, किस अमाउंट से आपने ये करना है, उसके दो मेथड्स हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया फिक्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ईच ईयर, हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन जाएगी P&L में, जिसकी एग्जांपल भी ऊपर मैंने करवाई हुई है। इसके दो तरीके हैं। एक है फार्मूला। यही फार्मूले वाला ही मैंने तुम लोगों को करवाई है ऊपर एग्जांपल, मैं भी इस पे डिस्कशन करता हूँ। एक है परसेंटेज, वो बोलेगा 20% स्ट्रेट लाइन, तो वो परसेंटेज लगानी है आप लोगों ने इसका। अच्छा, ये फार्मूले की तरफ देखो। तो जितनी उसकी कॉस्ट है डिवाइड की है यूजफुल लाइफ से। ये क्या है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये क्या है कि हमने कितने का खरीदा है, खर्चा। सही है, वो इनिशियल कॉस्ट जो थी वो इतनी लंबी लिस्ट मैंने बनवाई है। तो खरीदा कितने का है, ये क्या है कि जब बिकेगा तो एस्टिमेटेड कितने का बिक जाएगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल वो बिक जाएगा 1 लाख का। क्योंकि नॉन करंट एसेट्स थोड़े से बड़े होते हैं, इसमें कोई मेटालिक बॉडी होती है इसकी, कोई प्लास्टिक होता है, कुछ ना कुछ इसमें होता है, एल्यूमिनियम होता है, कोई लेदर होता है, कुछ ना कुछ होता है इसमें। तो वो बेचा जा सकता है बाद में। सही है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, कबाड़ी वैल्यू होती है उसकी। तो ये 6 लाख में से 1 लाख गया, तो 5 लाख रह गया। 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना रह गया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, 125। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ईच ईयर। सही है, 1,25,000, 6 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1,25,000 डेप्रिसिएशन ईच ईयर। तो कैसे होगा ये, पहले साल
एक 25। सही है। कैरिंग वैल्यू रह जाएगी 475। अगले साल फिर से एक 25 निकला तो 250 निकल गया। सही है, इसी तरह चलता रहेगा। तो हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन करनी है। इसमें भी फिक्स्ड ही करनी है, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही तरीका है। 20% आपने लगाना है किस पे? कॉस्ट कितनी है? 6। डिजिटल वैल्यू है कितनी? 1 लाख। तो 5 लाख का 20%। डेप्रिसिएशन इसके मुताबिक कितनी आती है? 1 लाख। सही है। इसके मुताबिक, इस मेथड के मुताबिक 1 लाख आती है। तो कौन सा मेथड लगेगा ये वो आपको इंडिकेट करेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन था। रिड्यूसिंग बैलेंस डिस्कस करते हैं आप, वो भी आसान से है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मैंने बताया कि ये वो एसेट्स होते हैं जिनमें शुरू में इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा आ रहा होता है, बाद में वो वक्त के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम होती जाती है। सही है, उनका आउटपुट जो है वो कम होता जाता है। शुरू में वो ज़्यादा फ़ायदा दे रहे होते हैं, बाद में कम, तो उनकी डेप्रिसिएशन भी शुरू में ज़्यादा हो, बाद में कम हो। मेन मुद्दा यही है कि हमने वो 6 लाख को, वो जो 6 लाख मतलब लाइक तो नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट है ना, उसको P&L में लेके जाना है। बट शुरू में ज़्यादा, बाद में कम। स्ट्रेट लाइन के दो मेथड्स थे ना, एक था फार्मूले वाला, परसेंटेज वाला। इसमें सिर्फ परसेंटेज वाला, जैसे कि वो बोलेगा कंपनी पॉलिसी इस 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। ये 25% किस पे लगाना है? कैरिंग वैल्यू पे। कैरिंग वैल्यू क्या होता है? अभी ऊपर मैंने एसएएसपी में बताया था। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कैरिंग वैल्यू होती है। तो ये क्या था? ये कुछ और है। और ये कुछ और है। अच्छा, जाहिर बात है और ही होंगी, क्योंकि मेथड जो दो डिफरेंट है। ये भी याद रखना, दोनों को का याद रखना कि किस मेथड में क्या फार्मूला है। परसेंटेज किस पे लगानी है? कैरिंग वैल्यू पे। पहला सवाल है, एक एसेट लिए हम लोगों ने 8 लाख का, और कंपनी की पॉलिसी है कि भाई 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिसीजन करनी है। अब जब पहले साल का ईयर एंड आएगा, कैरिंग वैल्यू पे 25% लगाना है ना। कैरिंग वैल्यू कितनी है? कैरिंग वैल्यू का फार्मूला क्या है? कॉस्ट तो 8 लाख है, डेप्रिसिएशन अभी तक हुई नहीं, कुमुलेटेड जीरो। तो कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई? 8 लाख ही। 8 लाख का 25%, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 2 लाख। सही है, पहले साल का बता रहा हूँ। कुमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कितनी हो जाएगी? 2 लाख ही। कॉस्ट में से कुमुलेटेड को माइनस करो तो पहले ईयर एंड पे कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस्ट थी, देखो, कॉस्ट में से कुमुलेटेड को माइनस करते हैं। कॉस्ट है 8 लाख, कुमुलेटेड है 2, तो कैरिंग वैल्यू बच जाएगी पीछे एसओएफपी में 6, पहले साल के एंड में। जब अगला साल आएगा, किस तरह डिप्रिसिएशन होगी सोचो।
वैल्यू अब कितनी हुई हुई है? 6। तो उसका 25% डिप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 1.5। टोटल डिप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 350। 2 लाख पहले साल की, 1.5 लाख अगले साल की। कितनी होगी? 350। अब 350 कॉस्ट 6 है, नहीं सॉरी 8 है, और अकोमोलेटेड हो गई है 350। कितनी रह जाएगी कैरिंग वैल्यू? 450। अब अगले साल 450 पे लगेगा। अगले साल की कैरिंग वैल्यू कितनी है होगी जिसपे परसेंटेज लगनी है? कितना बनता है? 1,12,500। टोटल डिप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 8 लाख में से जब ये माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा? सही है। अब अगले साल 375 है कैरिंग वैल्यू। 375 पे लगेगा 25%। सही है। तो देखो, पहले साल डेप्रिसिएशन 2 लाख थी, अगले साल 1.5, उसके बाद 112 P&L में जाएगा, तो इस तरह ये कम होता जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। फर्स्ट अप्रैल एक जीरो को खरीदा था एक एसेट, कितने का? 25% रिड्यूसिंग लगाना है। पहले ये रन दे। कैरिंग वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट तो 2 लाख है, डेप्रिसिएशन अभी तक हुई नहीं। कैरिंग वैल्यू पहले साल कितनी है? कॉस्ट के बराबर ही होती है पहले साल। और 2 लाख का 25%, 50,000 डेप्रिसिएशन होगी। एक्यूमुलेटेड भी अब 50 हो जाएगी। तो कैरिंग वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2 लाख माइनस 50, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। 2 लाख माइनस 50, 1.5 लाख। अब अगले साल 1.5 लाख पे लगेगा। टोटल डेप्रिसिएशन 87 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 112.5। 2 लाख माइनस ये 2 लाख है ना कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड कितनी होगी? ये होगी है, तो इतनी रह जाएगी। सही है। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, उसको इसमें ऐड कर लो तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगी। इसको 2 लाख से माइनस कर लो तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। भरपूर प्रैक्टिस करेंगे क्रिकेट की। ये रिजिडुअल वैल्यू मैंने लिखा है। अच्छा, वो स्क्रैप वैल्यू जो होती है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये रिजिडुअल वैल्यू लिखा हुआ है। अच्छा, रिजिडुअल वैल्यू, ये कैरिंग वैल्यू लिखा हुआ है, कैरिंग वैल्यू। अच्छा। अब गाइस आप लोग जौन सा मर्जी मेथड फॉलो करो ना। अब F2 F3 में बताया हुआ होगा कि भाई कौन सा मेथड लगाना है, मतलब एग्जाम में बताया हुआ होगा कि कौन सा मेथड लगाना है। अब यहाँ पे एक इशू अराइज होता है कि आप बेशक ये वाला फार्मूला यूज करो, ये यूज कर लो,
या ये यूज कर लो। अब आप इनमें से कोई भी यूज करो, ये मेथड आपको डेप्रिसिएशन चार्ज एनुअल निकाल कर देंगे। ये मेथड्स आपको डेप्रिसिएशन चार्ज एनुअल निकाल कर देते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। अब ये मसला है, एक मसला है, वो इशू अराइज होते हैं 2 सालों में। ईयर ऑफ एक्विजिशन में, क्योंकि एसेट किसी भी महीने में खरीद लिया जाता है तो वो पूरा साल अवेलेबल नहीं होता। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका फाइनेंशियल ईयर है जनवरी से दिसंबर, तो क्या एसेट आप हमेशा जनवरी में खरीदोगे? नहीं, ये किसने कहा? जब ज़रूरत होगी खरीद लेंगे। तो मैंने कहा कि साल के बीच में फॉर एग्जांपल हमने खरीदा है, फॉर एग्जांपल हमने मिड ईयर एक्विजिशन की है, साल के बीच में एसेट खरीदा, तो जब ईयर एंड में पी एंड एल बनाएंगे, अब जब फार्मूला लगाएंगे डेप्रिसिएशन का, तो वो तो सालाना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि मैं कहता हूँ 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1.5 लाख हो गया। ये 1.5 लाख तो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज है, क्या मैं पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ पी एंड एल में? या अभी तो 6 महीने गुजरे हैं, क्या मैं पहले साल जिस साल खरीदा है उस साल उतने महीनों का डेप्रिसिएशन लेके जाऊं जितने मंथ मैंने उसको यूज किया, या पूरे का पूरा लेके जाऊं? क्या 1.5 लाख की टाइम अपॉर्चमेंट करूं या 1.5 लाख पूरे का पूरा लेके जाऊं? तो दोनों इजाजतें हैं आपको, सही है, आपको दोनों परमिशन है। इसको कहते हैं प्रो रेटा बेसिस, प्रोपोर्शनेट बेसिस। कि जितने महीने उसको यूज किया उतने महीने लेके जाओ। तो पहले साल 6 महीने पहले साल 6 मंथ्स के लिए यूज किया तो सिर्फ 6 मंथ्स का लेके जाओ। अगले साल तो वो 12 के 12 महीने हमारे पास होगा, अगले साल भी। मैं कहता हूँ चौथा साल उसका आखिरी साल था, अगले साल में कोई मसला नहीं है, सही है, 12 मंथ्स का लेके जाओ। इसमें भी 12 मंथ्स का जितना भी बनता है लेके जाओ। अब आखिरी साल मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल वो 9 मंथ्स था सिर्फ हमारे पास, सितंबर के एंड में हमने बेच दिया, तो लास्ट ईयर का जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है ना, लास्ट ईयर का जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है उसको भी टाइम अपोर्शन करना पड़ेगा इस वाले मेथड में। इसको इवन चार्ज भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन इज इवनली चार्ज, बराबर, कि जितने मंथ बनते हैं उतने मंथ ही की चार्ज करो। यहाँ पे फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, फुल, कोई मंथ्स वगैरह को देखोगे ही नहीं, अगले साल तो वैसे ही मसला नहीं है। तो आखिरी साल ये वाला मेथड कहता है कि आखिरी साल फिर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लेके जाओगे, सही है, पहले साल में फुल, आखिरी साल में नन, ये वाला मेथड कहता है। ये वाला बस ये मेथड है, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा ये कौन सा मेथड लगाना है। मैं भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ, सही है, डेप्रिसिएशन खत्म हो गया।